नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया विषय लेके आया हूं और वो विषय है बहुत ही जल्दी, ये विषय बहुत ही चर्चा में आने वाला है और वो विषय है जितने भी स्टेट्स होते हैं वहां पर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। देखिए, बेसिकली दो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। एक होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि प्योरली प्राइवेट होते हैं और दूसरे कोऑपरेटिव बैंक जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा होता है या उसको कुछ गवर्न करती है। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उसमें भी 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक नंबर 2 और नंबर 3 होता है पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। ये तीनों मिलकर के उस स्टेट में रूरल और एग्रीकल्चरल के लिए डेवलपमेंट के लिए जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कराती हैं उस पर्पज से वो बैंक बनाए होते हैं। इस 3 लेयर स्ट्रक्चर को आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। अब ये 2 लेयर पर हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा उस स्टेट की गवर्नमेंट, वहां का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और वहां के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इस बात के लिए एग्री हो तो आरबीआई ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है और उसकी एक पॉलिसी बना दी है। ये जो पॉलिसी बनाई है उसमें कई सारी स्ट्रक्चर की बात करी है। पहली बात, जैसे हम बात करें कि उनके शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए, उनको क्रार यानी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का जो रिस्क वेटेड एसेट पे रेशियो मेंटेन करते हैं वो, उसके साथ साथ वहां पर एनपीए का लेवल, वो जो भी कुछ है वो रेगुलेटरी कुछ रिक्वायरमेंट बनाई हुई है, बेंचमार्क बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ पुरानी ब्रांचों का क्या होगा, नई ब्रांचों का क्या होगा, टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर होगी, एमलगमेशन कैसे होगा। और एमलगमेशन के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, जब भी कई सारे बैंकों का एक जनरल मर्जर होता है तो उसको हम एमलगमेशन कह देते हैं। कंसोलिडेशन की तरह एक वर्क करता है, लेकिन एमलगमेशन इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। और ये जितना भी एमलगमेशन होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 44A और 56 में इन बातों को बताया गया है। इस तरह से और भी अगर हम बात करें तो उन पे जो ऑडिट होना चाहिए, सीए का ऑडिट की, आपका जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो कैसे होगा, आप क्यों पुराने फ्रॉड केसेस कितने हैं, अब कितने हैं, क्या क्या सेटलमेंट किए, कि हर बंदे को जब शेयर, जो जिनके पास शेयर होल्डिंग है, हर बंदे को कम से कम 1 यूनिट जरूर मिले। पेंशन के स्कीम्स अगर आपके वहां कोई चल रही है तो वो कैसे होंगी, उन सब बातों पर ये जो 2 टायर सिस्टम अब जो नया लॉन्च होने वाला है उस पर मैं बात करूंगा और उसके एक एक पॉइंट पर मैं डिटेल में बात करूंगा। ये जितने भी एम्प्लॉय जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के हैं उनके लिए बहुत ही जानकारी भरा वीडियो होगा। और मेरी रिक्वेस्ट भी आप सबसे होगी कि इस वीडियो को अपने सभी स्टाफ को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि एक जो बड़ा सर्कुलर होता है उसकी टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसको बहुत आसान भाषा में हमने आपके लिए बनाया हुआ है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जिनको कंसर्न ज्यादा नहीं है वो बेसिक जानकारी के जितना मैंने आपको बता दिया है उन जानकारी के आधार पर उनकी ये अपडेशन हो सकती है। और ये अपडेशन 24 मई को आरबीआई ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको अपना सर्कुलर भेज दिया है। अब जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो लोग मर्ज होकर 2 टायर सिस्टम पर आ सकते हैं। साथियों, मैं ऐसे कई विषयों पर, फाइनेंस के हैं, जनरल है, कोरोना है, कई विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूं और उन वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है और आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं तो जरूर उन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें मैं उस सर्कुलर के एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में बताऊंगा और उस डिटेल में ऐसे ऐसे टेक्निकल जो शब्द हैं जो आपको आमतौर पर समझ में नहीं आते हैं वो भी समझ में आएंगे। तो चलिए चलते हैं डिटेल्ड उन पॉइंटों की ओर। तो साथियों, डिटेल्ड उस सर्कुलर के बारे में बात करते हैं जो सर्कुलर आरबीआई ने 24 मई को जारी किया था। और 24 मई को ये जो सर्कुलर जारी किया था वो सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया में स्टेट बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है उन सबके लिए जारी किया गया था। आरबीआई ने इस प्रोसेस को अमलगमेशन का नाम दिया है और इस अमलगमेशन में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी कि डीसीसीबी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को मिला करके जो बैंक बनेंगे वो अमलगमेट होके बनेंगे। और बेसिकली एक चीज और मैं बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ही मर्ज होंगे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज नहीं होगा। और जो इंडिया में जो 3 टायर सिस्टम चलता था जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती थी, वो जो इंडिया में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करती थी। नाबार्ड के असिस्टेंस से ये सब
डिस्ट्रीब्यूशन करते थे क्रेडिट का, उनको 3 टायर सिस्टम को 2 टायर सिस्टम लाने के लिए बात करी गई है। और ये जो भी अमलगमेशन है वो अमलगमेशन बैंकिंग आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इसमें जो एक्ट काम करता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 44A और 56 दोनों मिलाकर के जब उसमें जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए ही हो सकता है। आरबीआई को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? कई सारे स्टेट्स ने आरबीआई को अप्रोच किया था कि भाई ये जो सिस्टम चल रहा है ये 3 टायर वाला, इसको 2 टायर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में ले आया जाए और इसका नाम STCCS शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर में ले आया जाए। और उनकी ये बात को मानते हुए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ बेंचमार्क और रिक्वायरमेंट को जारी किया हुआ है जो कि इनके सारे स्टेक होल्डर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और इस अमलगमेशन की जो गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ पॉइंट आपको फुलफिल करने हैं, तो वो पॉइंट्स अगर आपके फुलफिल होते हैं उन्हीं कंडीशंस पर ही आप इस अमलगमेशन में जा सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक स्टडी करेगी, लीगल फ्रेमवर्क की स्टडी करेगी, उसके साथ उसकी जो एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसकी स्ट्रेटेजी बनाएगी और ये एश्योर करेगी अगर फ्यूचर में कहीं भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये जब तक नहीं करेगी तब तक ये नहीं माना जाएगा। उसके साथ साथ में जो प्रोजेक्टेड बिजनेस मॉडल है वो तय करना होगा स्टेट को कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कैसे चलेंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी और उनका गवर्नेंस कैसे चलेगा, और उसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा, तभी ये बात आगे जा पाएगी। इस स्कीम की जो एमलगमेशन की स्कीम है इसका अप्रूवल तभी माना जाएगा जब कम से कम मेजोरिटी ऑफ द, जैसे कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी माना जाता है, जो मेजोरिटी ऑफ द जो शेयर होल्डर्स हैं वो इस बात को उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तभी इसको आगे चलाया जाएगा, तभी ये प्रपोजल भेजा जाएगा। आरबीआई प्रपोजल को तभी एक्सेप्ट करेगा जब स्टेट गवर्नमेंट उस प्रपोजल को एग्जामिन कर लेगी और उसमें नाबार्ड की रिकमेंडेशन होगी, तभी इसको आरबीआई एक्सेप्ट करेगा। जब आप ये प्रपोजल बना लेंगे उस प्रपोजल को नाबार्ड और जो आरबीआई है नाबार्ड की कंसल्टेशन से उसको एग्जामिन करेगा और जो भी चीज जो सैंक्शन देना है वो करना है उसको 2 स्टेजेस में लिया गया है। 2 स्टेजेस का ये प्रोसेस बनाया गया है, जिसमें जो पहला स्टेज है उस स्टेज में उसको बोला गया इन प्रिंसिपल अप्रूवल, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि एप्लीकेशन देखते ही चलो हाँ ये ठीक सा लग रहा है इसको दे दो, तो पहला स्टेज में क्या इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा और उसमें जो है कुछ सर्टेन कंडीशन की फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप वो फुलफिलमेंट पूरी कर देते हैं तभी जो है उस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा और नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा, जब कंप्लीशन के बाद होगी उसको सेकंड स्टेज बोला गया है। इसमें क्या है, नाबार्ड और रिजर्व बैंक तभी किसी फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे। उस डिसीजन को लेने के लिए वो कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा हो तभी वो सेकंड स्टेज के उस अप्रूवल के स्टेज पे पहुंचेंगे। आरबीआई की कोई भी एप्लीकेशन तब कंसीडर करेगा जब तक कि वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट को जो एनेक्शर में दिए गए उसके अकॉर्डिंग नहीं भर के भेजेगी। जब वो भर के भेजेगी तभी होगा, और वो भर के भेजने के लिए उसे आरबीआई के सेंट्रल ऑफिस में नहीं भेजना है, उसे रीजनल ऑफिस में आरबीआई के और नाबार्ड में वो प्रपोजल सबमिट करना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रेगुलेटरी क्राइटेरिया। तो वो कौन सी रेगुलेशंस को फॉलो करना है जिसकी बाद ही आप अपना प्रपोजल सबमिट कर पाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है, जो प्रपोजल है वो पूरे कंप्लायंस के साथ, जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसके साथ पूरे कंप्लायंस, और जो भी कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स हैं या कोई नए स्टे या कोई नया, क्योंकि ऐसा होने पर हो सकता है कुछ यूनियंस इसके अगेंस्ट में कोर्ट में चले जाएं और वहां कोर्ट से कोई ऐसा आदेश हो जो उसको स्टे करता है। तो अगर किसी भी स्टेट में ऐसा कोई स्टेट कोर्ट ने इसको प्रोहिबिटेड किया हुआ, स्टे किया हुआ, तो उस कंडीशन में वो स्टेट वाले इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगले बेसिक क्राइटेरिया में बात है फाइनेंशियल क्राइटेरिया। देखिए फाइनेंशियल क्राइटेरिया में बेसिकली ये देखा गया है कि जब आप पूरा कंसोलिडेट करेंगे तो कंसोलिडेट करने पर एक नोशनली कंसोलिडेट एक ऑडिटेड बैलेंस शीट निकल के आएगी, और वो बैलेंस शीट जो होगी उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होनी चाहिए जो पहले से बेंचमार्क में सेट की गई हैं। जैसे कि उसमें है आपका करार, तो करार जो है, जो भी हमारा नेशनल लेवल पे आरबीआई के अकॉर्डिंग जो करार चल रहा है वो 9% है प्लस 2.5 का बफर है। तो अभी बफर लागू है या नहीं है वो अभी, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट होके चल रहा है, तो जब भी लागू होगा तो वो, यानी कि जो बेसल के अकॉर्डिंग करार है वो पूरा करना है। उसके साथ साथ जो भी बैंक ये मर्ज होंगे तो बैंक मर्ज होने के बाद जो बनेगा उस बैंक में जो एनपीए लेवल है वो 7%, ग्रॉस एनपीए लेवल 7% से कम रहना चाहिए और जो नेट एनपीए लेवल है वो 5% से कम रहना चाहिए।
जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इसमें शामिल हो रहे हैं उनका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी नॉर्म्स को, कंप्लायंस को पूरा करने के लिए अच्छा रहना चाहिए। उसके साथ साथ जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उनके पास स्ट्रांग गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो जो बैंक है एक स्टैंडर्ड बैंक की तरह काम करने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वो जनरल कंसीडरेशंस गवर्निंग के लिए जो इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है, अगर इन प्रिंसिपल अप्रूवल होना है तो वो कौन कौन से जनरल कंसीडरेशन वो देखे जाएंगे। इसमें सबसे पहला ये है, देखो जो भी शेयर होल्डर हैं जब तक आप उनकी बात नहीं मानेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उसके लिए आरबीआई ने कहा है 2/3 ऑफ मेजोरिटी। 2/3 ऑफ मेजोरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं बाय नंबर, यानी कि जो जितने शेयर होल्डर हैं उनकी संख्या के हिसाब से भी, और बाय वैल्यू जितने उन्होंने शेयर ओन कर रखे हैं उसकी वैल्यू जो है वो भी 2/3। जब तक वो अपना इसमें कंसेंट नहीं देंगे, और वो भी कैसे है, वो एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए, उसमें वो लोग प्रेजेंट रहने चाहिए और अपनी कंसेंट जब तक नहीं देंगे तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। शेयर होल्डर के बाद अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है एक एएमयू करेंगी आपस में, और उस एएमयू में कि ये इसका गवर्नेंस कैसे चलेगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, इसकी मैन पावर को कैसे कंट्रोल की जाएगी वो, और उसके बाद कैसे ये शेयर स्वैप रेशियो, अब शेयर स्वैप रेशियो समझ लीजिए क्या है उसमें जो नेटवर्थ ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और उसको डिवाइड करेंगे नेटवर्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से, उससे जो शेयर रेशियो, शेयर स्वैप रेशियो आएगा उसके अकॉर्डिंग शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। मान लिया किसी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के शेयर 10 रुपए के हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के 50 रुपए के हैं, तो उनकी कैपिटलाइजेशन के वैल्यू के हिसाब से उनकी शेयर की कॉस्ट को सेट किया जाएगा, और ये कोशिश की जाएगी कि ये जो जब भी आप शेयर इशू करेंगे नए वाले मर्जर के बाद, एमलगमेशन के बाद, उस समय पर जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको कम से कम एक शेयर जरूर मिले। इसी एमओयू की एक कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी आरबीआई और नाबार्ड। अगला पॉइंट आता है ड्यू डिलीजेंस का। ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये है कि जो आपके चार्टेड अकाउंटेंट हैं वो पूरे बहुत बिना किसी उसके, जैसे कि कुछ फिगर्स को छुपा लिया, बड़ा चढ़ा के बोलिए, जैसे पुराने केसेस अभी हाल में हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है, तो कोई भी फिगर जो होंगी वो पूरी फिगर्स को जो चार्टेड अकाउंटेंट है ड्यू डिलीजेंस के साथ कैरीड आउट करेंगे। और उसके अलावा जितने भी ये अलॉटमेंट वाले हैं, जितने भी शेयर के अलॉटमेंट हैं उसको चेक करेंगे, और जो शेयर स्वैप रेशियो है वो आपके वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के हिसाब से वो तय करेंगे। इन सब कामों में जो आपका सीए है, और वो सीए जो होता है वो रजिस्टर होना चाहिए आईबीबीआई के अकॉर्डिंग। जब आप शेयर स्वैप बेस पर नेटवर्थ निकालेंगे तो उसमें ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि जो शेयर होल्डर हैं वो जो डीसीसीबी के शेयर होल्डर हैं उनको कम से कम एक शेयर जरूर अलॉट होना चाहिए, और अगर वो अलॉट नहीं हो पा रहा है, उनकी वैल्यू कम आ रही है, तो उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको फंड इन्फ्यूज करने पड़ेंगे, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की शेयर वैल्यू थोड़ा, मतलब कैपिटल की जो वैल्यू है वो थोड़ी बढ़ जाए, और जो शेयर स्वैप रेशियो के अकॉर्डिंग उन्हें कम से कम एक शेयर जरूर मिल पाए। इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपके वहां कोई भी फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन के केसेस हैं तो उसका पूरा प्रोविजन करना पड़ेगा, और उसी के बाद जो है नेट एसेट वैल्यू जो एमलगमेटिंग बैंक है, यानी कि जो बैंक डीसीसीबी आ रहा है, उसकी वैल्यू निकाली जाएगी। एमलगमेशन के बाद जो भी करार के नॉर्म्स हैं, बेसिल के नॉर्म्स हैं, वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी एमलगमेटिंग बैंक के बाद जो पूरा जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो चलेगा, जो एग्जिस्ट करेगा, उनको ये बेसिल के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कहीं कैपिटल पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को उसमें मदद करनी पड़ेगी ऑनगोइंग बेसिस में, यानी स्टेट गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जब भी आगे चलेंगे तो करार की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो हम पूरी करेंगे। जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, अगर अमलगमेशन हो जाता है तो अमलगमेशन होने के बाद में सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो भी लेट डाउन है उनको पूरा करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई भी परमिशन अप्रूवल जो उनको मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो जितनी भी सर्विसेज वो पहले से चला रहे थे आगे वो चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ सर्विसेज के लिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ये सर्विसेज अलाउड ना हो, तो उनको आपको फेज आउट करना पड़ेगा। कोई जैसे डिपॉजिट की स्कीम्स होती है, डिफरेंट तरह की स्कीम्स होती हैं, तो फ्यूचर वो एमलगमेशन हो जाएगा तो उसके बाद में उन सर्विसेज को आपको फेज आउट करना पड़ेगा, यानी कि जो लाइन ऑफ बिजनेसेस बोलते हैं किसी तरह की, उन चीज़ों को आपको फेस आउट करना पड़ेगा जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में चल रही थी लेकिन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में अलाउड नहीं है।
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को एप्रोप्रिएटली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने आईटी सिस्टम को, और उस आईटी सिस्टम के लिए माइग्रेशन ऑडिट कराना पड़ेगा अपने आईटी सिस्टम का। और जब वो इंटीग्रेट होगा तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग हो सकते हैं और स्टेट कोऑपरेटिव भी अलग हो सकते हैं। तो ये माइग्रेशन ऑडिट करना पड़ेगा कि वो डेटा कैसे इसमें माइग्रेट होगा और कैसे वो काम करेगा। अमलगमेशन के बाद एक न्यू बोर्ड बनेगा और उस न्यू बोर्ड के साथ उस बैंक के एमडी और सीईओ का जो सिलेक्शन होगा, और इस सिलेक्शन में पूरा वो देखा जाए कि वो उसके अकॉर्डिंग फिट एंड प्रॉपर है और जो गाइडलाइन आरबीआई की वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी उनको सेटअप करना पड़ेगा, और ये जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सेटअप होगा वो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए गाइडलाइंस जारी करी गई हैं 2019 में, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस हैं उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपना बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेट करना पड़ेगा। एमलगमेशन के बाद जो भी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पास जो लाइसेंस हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, लेकिन जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं जब अमलगमेट हो जाएंगे तो वो अपना लाइसेंस जो है वो सरेंडर कर देंगे, और जो उनकी ब्रांचें नई जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचें हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कन्वर्ट हो गई हैं और नई ब्रांच कहीं खोल लें तो उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए टाइम लिमिट जो रखी गई है वो 3 मंथ रखी गई है। जितनी ब्रांचें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, और वो जो सेक्शन 23 बीआर एक्ट के अकॉर्डिंग वो चलेंगी, लेकिन उसमें क्या है, उनको प्रॉपर एक आरबीआई की तरफ से एक और नया लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो जो चल रही थी वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस में चल रही थी, अब वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस में चलेंगी, चाहे वो उसी प्रेमाइसेस में हो चाहे उसके अगल बगल है। और जब वो ऐसा करेंगे तो उसमें जिस जगह पर वो बिजनेस कर रहे हैं उसकी जो गाइडलाइंस है, उसके जो टारगेट है वो भी उनको पूरे करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट है डीआईसीजीसी का। आपको पता है डीआईसीजीसी से सब लोगों ने, बैंकों ने 5 लाख तक के लिए जो डिपॉजिटर के लिए इंश्योरेंस लिया होता है, तो एमलगमेशन से पहले आपको ये अप्रूवल डीआईसीजीसी से पूरा फाइनल अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे पहले ही आपको ये अप्रूवल ले लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट डिफरेंस का। कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मान लिया 8% में एफडी हो रही है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में मैक्सिमम 7% रेट है। जब वो वहां से उनकी एफडी 5 साल बची है, अगर वो इधर ट्रांसफर होगी, उस कंडीशन में आप जो है कस्टमर को नोटिस भेजेंगे। अगर वो नोटिस भेजने के बाद कम रेट पर एग्री होता है तो आप उसे एग्री करके ट्रांसफर कर लेंगे, लेकिन अगर वो कम रेट पर एग्री नहीं होता है और अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो प्री मैच्योर वो विड्रॉ करेगा और उसमें आप उससे कोई भी पेनल्टी नहीं लेंगे, क्योंकि उसका फॉल्ट नहीं है, आपका फॉल्ट। इसके अलावा कोई भी आरबीआई चाहे तो एडिशनल गाइडलाइंस वो जारी कर सकता है, वो आपको पता ही, कुछ भी जारी कर सकता है। वो तो जो भी प्रपोजल इंडिकेटिव बेंचमार्क जो भी हमने ऊपर दिए थे अगर पूरे करता है तो उसको जो है नाबार्ड और आरबीआई मेरिट्स पर जो है इवेल्युएट करेंगे, और उसमें अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में वो इन्फॉर्म करेंगे। अब बात आती है बैलेंस शीट की। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की जो भी बैलेंस शीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, और दोनों की बैलेंस शीट को मिला करके फिर नेट जो फाइनल बैलेंस शीट बनेगी उसी को ही आरबीआई वो फाइनल अप्रूवल के लिए कंसीडर करे। अब बात आती है पोस्ट अमलगमेशन रिक्वायरमेंट। अब मान लो कि आपका पोस्ट, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अमलगमेशन हो गया है, मिक्स हो गए हैं सारे बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद में वो कौन से पॉइंट हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। पोस्ट अमलगमेशन के बाद एक कंप्लायंस रिपोर्ट जिसमें कि वो पूरी कंडीशन का फाइनल अप्रूवल का रेफरेंस दिया होगा, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा वो जो टाइम फ्रेम आरबीआई ने डिसाइड किया उसके अंदर। जितनी ब्रांचें आपकी डीसीसीबी की ब्रांचें एसटीबी यानी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफर हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी हैं, उनके लाइसेंस आपको जो टाइम फ्रेम है उसमें क्या करने पड़ेंगे, सरेंडर करने पड़ेंगे आरबीआई को, और नए लाइसेंस वहां पे जारी हो जाएंगे। अलॉटमेंट ऑफ शेयर के मामले में कोई भी सेटलमेंट अगर है तो उसको एक टाइम फ्रेम में सेटल करना पड़ेगा आपको आफ्टर अमलगमेशन। अब इसके साथ कुछ बात आती है डिस्क्लोजर्स की। तो जब आप अपना ये अमलगमेशन करेंगे तो आपको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। जैसे इन डिस्क्लोजर में सबसे पहले, क्योंकि ऐसा ना बाद में कोई लिटिगेशन ना हो, इसमें सबसे पहला है पेंशन का डिस्क्लोजर। अब पेंशन के डिस्क्लोजर के बारे में बता दूं कि पहले और बाद में पेंशन के क्या रूल्स थे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में अगर कहीं पेंशन है तो उसके क्या रूल थे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कहीं पेंशन है तो उसके क्या रोल हैं। तो वो जो रूल्स हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है किसी की पेंशन बढ़ जाए, किसी की पेंशन घट जाए, तो इस लायबिलिटी को कैसे वो एडजस्ट करेंगे, कैसे वो उसका सारा एक प्रोसेस उसमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, हो सकता है कि वहां कुछ विजिलेंस के केसेस चल रहे हैं, तो विजिलेंस के केसेस या कोई कंप्लेंट चल रही हो, पेंडिंग चल रही है, तो उनके बारे में प्रॉपर जानकारी देनी होगी। और अगर कोई केस उसी ईयर में
क्लोज हुआ है तो इसकी स्पेशल जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि भाई अब हमारा तो स्टेट कोऑपरेटिव मर्ज हो रहा है, इस विजिलेंस केस को सेटअप कर दो, तो वो भी आपको ध्यान रहना है। कुछ फ्रॉड केसेस भी हो सकते हैं, तो जो फ्रॉड केसेस है उनका क्या स्टेटस है और उसमें कोई इंटर बैंक एडजस्टमेंट तो नहीं है, कोई इंटर ब्रांच कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, इस ब्रांच का उस ब्रांच से लेने जाना, और कोई भी ऐसी चीजें जो इम्पैक्ट कर सकती हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो देखनी पड़ेंगी आपको, उसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर के मामले में किसी मेंबर्स के नाम पर कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम तो नहीं बचा है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन टाइम फ्रेम फिर सेटल करना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और कोई भी एडिशनल डिस्क्लोजर जो रेगुलेटर या सुपरवाइजर या आरबीआई को रिक्वायरमेंट होगी तो वो एडिशनली करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरा जो है डिटेल हमने आरबीआई के सर्कुलर को पॉइंट टू पॉइंट किया है। और अगर हम उसमें बात करें डिस्क्लोजर की, तो डिस्क्लोजर के लिए एनेक्शर दिए हुए हैं, उसमें सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह मांगी हैं वो सब दी हुई हैं। तो इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आप इन रिपोर्ट्स को देख सकते हैं क्या क्या उन्होंने मांगा हुआ है। तो इसको हम एक बहुत ग्लिम्स में दिखा देंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आता है और आपको लगता है यूजफुल है, तो खासकर से वो लोग जो कोऑपरेटिव बैंक वाले हैं वो तो कम से कम अपने हर स्टाफ को भेज ही दें, क्योंकि उनके आने वाले ये 5 से 10 साल में इसका बहुत लॉन्ग इफेक्ट आपके जो आपका कैरियर है उसमें पड़ने वाला है। क्योंकि अब ये जब स्टेट कोऑपरेटिव हो जाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में ये किसी बैंक के साथ मर्जर का आ जाए, क्योंकि बैंकों का कंसोलिडेशन चल रहा है। जो अभी यहाँ पर 100-200 तरह के बैंक चल रहे हैं, तो हो सकता है बाद में 5-6 तरह के ही रह जाएं। तो ये सारी चीजें एक स्टेप फेज आउट में है। हो सकता है कल को स्टेट गवर्नमेंट भी इनसे हाथ खींच ले, उनको प्राइवेट बॉडी को दे। तो बहुत सारी ये बातें हैं, तो ये बातें अभी देखना पड़ेगा सरकार क्या इसके बारे में सोचती है। हो सकता है फ्यूचर में सब कुछ हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपनी चैट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हम उस चैट बॉक्स में आई हुई जो रिक्वेस्ट होंगी उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो ये जो हमारा मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है 8077227729। एक और नंबर है हमारा सेकंड नंबर 9917447799। इन दोनों नंबरों पे आप व्हाट्सएप से भी अपने क्वेरी को भेज सकते हैं और इसकी स्टडी आप कर लीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।